2023 के शुरू से ही इसराइल के अंदर आंतरिक समस्याओं को लेकर वहाँ पर पहले यहूदी समाज के लोग, यहूदी मज़हब के लोग इसराइल की जो सरकार है नेतन्याहू के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे थे। वो कई सारे मुद्दे उनके थे, कई सारे इश्यूज़ थे जिनको लेकर के वो या नेतन्याहू के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे थे और ये प्रदर्शन बहुत बड़ी तादाद में हो रहे थे। इसके बाद नेतन्याहू की सरकार के ख़िलाफ़ इसराइल के लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और वो एक पुलिस रिफॉर्म के कानून को लेकर के ये लोग जमा हो रहे थे, क्योंकि नेतन्याहू ने एक नया कानून पुलिस में करने की कवायद शुरू की थी, जिसके तहत पुलिस को बेशुमार इख्तियारात दिए गए थे और उसमें पुलिस की जांच ही अदालत में मानी जाती। जो कुछ पुलिस लिख करके भेज देती अपनी जांच में, वही फिर एक वर्डिक्ट माना जाता। साथ ही पुलिस के पास बहुत सारी बेलगाम छूट उनको मिलने जा रही थी। ये तमाम चीज़ें देख करके इसराइल के जो लोग थे वो नेतन्याहू के ख़िलाफ़, नेतन्याहू के इस फैसले के ख़िलाफ़ हुए और उसके ख़िलाफ़ उन्होंने सड़कों पर मोर्चे संभाल लिए थे। लाखों की तादाद में ये प्रदर्शनकारी जमा हो रहे थे इसराइल के अंदर और हालात इतने बुरे हो गए थे कि इसराइली जो पायलट हैं उन्होंने जहाज़ उड़ाने से मना कर दिया था। नेतन्याहू की यात्रा के दौरान इसराइल के पायलट्स ने जहाज़ उड़ाने से मना कर दिया था। इसराइल के दुनिया भर में जितने दूतावास हैं सबको एक दिन के लिए बंद रखा गया इसी कानून के मद्देनज़र। साथ ही जो तेल अवीव के जो पुलिस के जो इंचार्ज हैं उन्होंने जाकर के प्रदर्शनकारियों को समर्थन दिया था। इसके अलावा जो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इस कानून को लेकर के अपनी सरकार की आलोचना की थी, जिसके बाद नेतन्याहू ने उनको उनके पद से हटा दिया था। तो कई सारे मुद्दों पर घिरी हुई नेतन्याहू की सरकार ने उनसे बचने के लिए, उधर से लोगों का ध्यान बटाने के लिए फ़लस्तीन के लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिए और ये जुल्म इंतहा से ज़्यादा थे, जिसकी कोई हदें नहीं थी। रोज़ाना कई सारे फ़लस्तीनी नौजवानों को गोलियां मारी जा रही थी। वेस्ट बैंक के इलाकों में फ़लस्तीनी मकानों को आग लगा करके ये लोग ख़त्म कर रहे थे। साथ ही उन मकानों को बुलडोज कर रहे थे। जेनिन के इलाके में इन्होंने सैकड़ों मकानों को ढा दिया था। तो आंतरिक मामलों में घिरी हुई इसराइल की आतंकवादी सरकार ने फ़लस्तीनी बेकसूरों को अपने जुल्म का शिकार बनाना शुरू कर दिया। अब जबकि रमज़ानों की शुरुआत हुई, रमज़ानों से पहले ही ये लोग अपने जुल्म को बढ़ाते चले गए। रमज़ान के शुरू से ही इन लोगों ने मस्जिद अल-अक़सा के अंदर घुस कर के कार्रवाइयाँ शुरू कर दी और उसके अतराफ़ में, उसके करीब करीब में यरूशलेम में इन्होंने बहुत ख़तरनाक वाली कार्रवाइयाँ की। कई सारे मुस्लिम नौजवानों को इन्होंने शूट किया और वो उसके वीडियो हम यहाँ नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि कॉपीराइट का एक प्रॉब्लम रहती है और कम्युनिटी वायलेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो वो वीडियो हम यहाँ नहीं दिखा सकते। लेकिन वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाले हैं कि उनके सरों पर बिल्कुल पास से खड़े होकर के उनको अपने पास में पकड़ के खड़ा करके उनके सरों पर गोलियाँ मारी गई। तो ऐसे हालात में वहाँ पर जब ये सूरत हाल बनी और तो फ़लस्तीन के जो संगठन है उन्होंने इनका मुकाबला किया और कई सारी कार्रवाइयाँ उन्होंने फिर अंजाम दी। फ़लस्तीनी नौजवानों की कार्रवाई में कई इसराइली सैनिक ज़ख्मी हुए और उसमें कई की मौतें भी हुई। यह तनाव आपस में बढ़ता चला गया। इसराइल के आतंकवादी जो सैनिक हैं, चूँकि इसराइल कोई कंट्री नहीं है, वो अवैध एक मुल्क है, गैर कानूनी मुल्क है जिसने कब्जा किया हुआ फ़लस्तीन की ज़मीन पर। उसने मस्जिद अल-अक़सा में दाखिल होकर के वहाँ पर नमाजियों को मारा पीटा, बहुत बुरी तरह से मस्जिद के अंदर तोड़ फोड़ की और इसके बाद फिर जो हमास के मददगार ग्रुप हैं जिसमें मुल्कों की हुकूमतें भी हैं, ख़ास तौर से ईरान सपोर्ट करता है हमास को भी और हिजबुल्लाह को, नसरुल्लाह को, कई सारे जो प्रॉक्सीज हैं ईरान ने वो बनाए हुए हैं और यह प्रॉक्सी ईरान की जो है वो उसकी ताकत है, मिलिट्री से हटके उसकी बहुत बड़ी ताकत है, जो दूसरे मुल्कों में रह करके, दूसरे मुल्कों में जा करके मिलिट्री ऑपरेशन अंजाम देते हैं। कोई भी कार्रवाई उनको करना होती है तो कर लेती है, ये इतने सक्षम है और इनके पास चूँकि एक पूरी अपनी एक पैरेलल मिलिट्री है और इनके पास बहुत अच्छे उम्दा किस्म के वेपन्स हैं।
हिजबुल्लाह के जो लेबनान का जो हिजबुल्लाह है, जिसके प्रमुख हैं, उनका नाम अभी मैं आपको बताऊंगा, हसन नसरुल्लाह। हसन नसरुल्लाह जिसको को हेड करते हैं लेबनानी हिजबुल्लाह को, कल उन्होंने यानी जुमेरात को, बीते एक दिन पहले 34 मिसाइल हिजबुल्लाह ने लेबनान की सीमा से इसराइल के अंदर दागे। इसमें से कुछ को आयरन डोम जो इसराइल का डिफेंस सिस्टम है उसने इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन बाकी जा कर के अपने ठिकानों पर लगे जो उनके टारगेट्स थे, और उससे इसराइल के जो नॉर्दर्न इसराइल है उसमें कई सारे जो जगहों पर जाकर ये गिरे, उसमें पेट्रोलियम रिफाइनरीज भी हैं, पेट्रोलियम डिपो भी हैं, वहाँ बहुत भयानक आग लगी और काफ़ी नुकसान इसराइल को इससे उठाना पड़ा। इसराइल के बाद में ये जो 34 रॉकेट्स जागे गए थे, इसके बाद इसराइल में एक इमरजेंसी मीटिंग हुई जिसको हेड नेतन्याहू ने किया था, और उसके बाद फिर ये फैसला किया गया कि हम इस पर रिटेलिएट करेंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे फ़लस्तीन के ख़िलाफ़। क्योंकि हसन नसरुल्लाह ने साथ ही में एक धमकी और दी थी कि अगर इसराइल ने लेबनान में कोई कार्रवाई की, लेबनान के ऊपर अगर आक्रमण किया, तो हम फिर हाइफा जो इनका पोर्ट है उसको निशाना बनाएंगे। हमारे रॉकेट्स, हमारे मिसाइल तैयार हैं हाइफा को टारगेट करने के लिए। ये उनकी तरफ से बयान कल ही आ चुका था। तो रात के वक्त में फिर इसराइल के जो वॉर प्लेन्स हैं, जहाज़ हैं, जंगी जहाज़, उन्होंने फ़लस्तीन के अंदर वेस्ट बैंक के इलाके में बहुत घमासान तरीके से, एक जैसे जंग शुरू हो जाती है उस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की और फिर फ़लस्तीनी इलाकों को टारगेट किया। ये कई सारी जगहों पर इन्होंने मल्टीपल टारगेट्स थे जहाँ पर इन्होंने इनको निशाना बनाया था। और उसके बाद फिर हमास ने जो कार्रवाई की है और बैराज ऑफ मिसाइल्स उन्होंने दागना शुरू किए, जो इसराइल के को टारगेट करके उन्होंने दागे थे। उसके बाद से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कि पिछले 2019 में एक जंग शुरू हुई थी जो 18-19 दिन चली थी फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान में, उसी तरह का माहौल रात को देखने को मिल रहा था। हैरानी की बात यह है कि सोशल मीडिया पर वहाँ के सैकड़ों वीडियो आ रहे थे और बहुत बड़ी खबर ये थी, लेकिन किसी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। और हिंदुस्तान के अखबारों ने तो उसको आज भी कोई जगह नहीं दी है। यहाँ तक कि BBC ने भी कोई एक छोटी सी भी खबर फ़लस्तीन में हुए हमलों को लेकर के नहीं की है, क्योंकि फ़लस्तीन में हम बता चुके हैं नेतन्याहू की सरकार बहुत बुरी तरह से आंतरिक मामलों में घिरी हुई है, और वो आंतरिक मामलों से ध्यान हटाने के लिए लोगों का, फ़लस्तीन के लोगों को निशाना बना रहे हैं। साथ ही एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट अभी हाल ही में हुआ था जिसमें सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते बहाल हुए हैं, दोनों के दरमियान दोस्ती हुई है और इस दोस्ती का क्रेडिट चाइना को जाता है। चाइना ईरान के अंदर $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, इसलिए उसको पूरे इलाके में अमन चाहिए। साथ ही रूस, चीन, ये एक अलायंस इनका है, बहुत गहरा ताल्लुक है आपस में। तो रूस के ईरान से बहुत गहरे रिश्ते हैं, इसलिए चाइना ने सारे मुल्कों की दोस्ती करा दी। इसी दोस्ती का जो एक्सपेंशन हुआ उसमें सऊदी अरब के साथ ईरान के रिश्ते अच्छे हुए, सीरिया के रिश्ते तुर्की के साथ बहाल हुए, सीरिया के साथ ट्यूनीशिया के रिश्ते बहाल हुए, सीरिया के साथ UAE के रिश्ते बहाल हुए। यमन की जंग एक तरह से बिल्कुल रुक चुकी है और वो जल्दी ही ख़त्म होने का, उसका ऐलान होने की उम्मीद है। रमज़ानों में आखिर में, रमज़ान के आखिर के अशरे में ये खबर मिल सकती है कि यमन की जंग को अब ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि इसको लेकर के ओमान में लंबी बात दोनों ग्रुप के दरमियान, जिसमें कतर भी शामिल है, उनके दरमियान सुलह की चल रही है और इसके नतीजे किसी भी दिन सामने आ सकते हैं। तो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो रिश्ते अच्छे हुए हैं, दोस्ती बहाल हुई है, उसको लेकर अमेरिका बहुत परेशान है। ओपेक देशों के ऊपर अमेरिका मुसलसल एक लंबे वक्त से दबाव बनाया हुआ था कि वो ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा दें ताकि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें कम हो जाएं। लेकिन सऊदी अरब ने अमेरिका की इस डिमांड को नहीं माना। साथ ही एक दिन पहले, अभी यानी कि बुधवार को, सऊदी क्राउन प्रिंस ने एक बयान जारी सऊदी अरब की तरफ से हुआ, जिसमें यह था कि अब हम अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को बहुत सीमित कर लेंगे।
तो इन चीज़ों को देख करके अमेरिका बहुत परेशान है कि चाइना और रूस का दखल अरब के इलाके में, वेस्ट एशिया में बढ़ रहा है, और तमाम देश जो उसके कभी हामी हुआ करते थे, उसकी हामी में मिलाने वाले हुआ करते थे, अब वो उसके साथ नहीं रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को देख करके अरब के अंदर अमेरिका, इसराइल और यूके, हम पिछले वीडियोज़ में भी कई बार बता चुके हैं कि दुनिया में कहीं भी आतंकवाद, कहीं भी अगर जंगें होती हैं तो उसका करता धरता यूके होता है। सारी प्लानिंग यूके के अंदर तैयार होती है। जितना प्रोपेगेंडा एंटी मुस्लिम्स देखने को मिलता है, चाहे वो भारत के समाचार चैनलों पर भी आपको गालियाँ बकते हुए जो लोग नज़र आते हैं, तो ये सारे के सारे गाइडलाइंस यूके से मिलती है उनको इम्प्लीमेंट करते हैं अमेरिका और इसराइल और स्पेन, इटली, पोलैंड, ये तमाम देश मिल करके। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ है जो फ़िलहाल हम उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। क्रिश्चियनिटी और यहूदियों में क्रिश्चियनिटी में दो ग्रुप हैं, ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट। तो जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है वो अगेंस्ट मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहता है, और यूके उसका एक तरह से हेड है, और बाकी जो उसके चर्च वगैरह हैं वो वेटिकन सिटी में है। तो ये एक लॉबी है पूरी ऑर्थोडॉक्स चर्च की, जिसको यूके उसको एक तरह से चलाता है। तो वो लॉबी मिलकर के दुनिया में जहाँ जंगें शुरू होना होती हैं उसकी प्लानिंग करती है, कहाँ आतंकवाद फैलाना उसकी प्लानिंग करते हैं, और फिर अमेरिका वगैरह मिलकर के जो उनके अपने सहयोगी देश हैं वो ये सारी चीज़ें करते हैं। अब अमेरिका और यूके की कोशिश ये कि किसी तरह से अरब के अंदर ये जो जंगें, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि अरब के अंदर बहुत पीस अब इस वक्त कायम हुई है, और वो रूस और चीन और तुर्की इनके कोशिशों से हुई है। तो अमेरिका की कोशिश है कि किसी भी तरह से किसी भी मुद्दे को लेकर के एक जंग अरब के अंदर शुरू की जाए, और उस जंग को उकसाने के लिए इसराइल को इन्होंने फ़िलहाल आगे बढ़ाया हुआ है। साथ ही अपने आंतरिक मामलों से भी इस तरह से वो ध्यान, इसराइल का जो प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, वो अपना ध्यान लोगों का ध्यान इन समस्याओं से जो हो रही हैं वहाँ पर उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं उससे हटा सकता है। क्योंकि प्रदर्शन इस लेवल के थे कि नेतन्याहू का जो निजी आवास है, सरकारी आवास, प्रदर्शनकारियों ने पिछले सप्ताह उसको घेर लिया था, और नेतन्याहू के परिवार को सेना के जरिए सुरक्षित तरीके से वहाँ से निकाला गया था, और रात को ही ले जाकर के उनको मिलिट्री हेडक्वार्टर में रखा गया था। तमाम रास्ते जितने एयरपोर्ट्स को जाते हैं वो प्रदर्शनकारियों ने ब्लॉक कर दिए थे। पूरे मुल्क के तमाम नेशनल हाईवे इसराइल के उन्होंने ब्लॉक कर दिए थे। कुल मिलाकर के वहाँ पर एक जैसे सिविल वॉर हो जाती है और अनसर्टेनिटी का माहौल था, उन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इसराइल की तरफ से लगातार एग्रेसिव कार्रवाइयाँ हो रही हैं फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़। अब जब फ़लस्तीन के पक्ष में हिजबुल्लाह की तरफ से कल कार्रवाई की गई थी, जिसमें 34 रॉकेट हमने बताया था दागे थे, उसके बाद इन्होंने रात को वहाँ पर बहुत ख़तरनाक वाले हमले किए, और जिसमें वेस्ट बैंक के इलाकों को ख़ास तौर से निशाना बनाया गया। इनमें अभी तक नुकसानात की बहुत ज़्यादा खबरें नहीं मिली हैं, लेकिन जो टारगेट्स थे वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थे। क्योंकि लाइव वीडियोज़ वहाँ के लोगों ने शेयर किए हुए हैं ट्विटर पे, तो कुछ वीडियोज़ हम इस रिपोर्ट के आखिर में आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे। साथ ही ये बता दें एक बार और कि अरब देशों के अंदर ईरान, सऊदी अरब, ये दोनों ही बड़े मुल्क हैं, और ईरान चूँकि फ़लस्तीन का हमेशा से सपोर्ट करता रहा है, सऊदी अरब के कुछ रिश्ते और यूएई के कुछ रिश्ते, ओमान के कुछ रिश्ते इसराइल से बने थे जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ करता था। डोनाल्ड ट्रंप का जो दामाद है जैरेड कुशनर, वो उन दिनों मध्य एशिया की पॉलिसीज़ को देखता था, और उसके ज़रिए इन देशों के आपस में रिश्ते बनवाए गए थे। लेकिन अब बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में वो रिश्ते वैसे नहीं रहे हैं, और चूँकि
अब ईरान और सऊदी अरब आपस में करीब आ गए हैं, सीरिया और सऊदी अरब करीब आ गए हैं। तो ऐसे में सऊदी अरब की तरफ से भी इसराइल के ख़िलाफ़ बहुत सख्त बयान, बहुत सख्त चेतावनी जारी हुई थी और उन्होंने कहा था हम जो कुछ भी फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है, मस्जिद अल-अक़सा के में जो कुछ तोड़फोड़ हो रही है और फ़लस्तीनियों के साथ जो कुछ ये कार्रवाइयाँ इसराइल कर रहा है, हम उस पर नज़र बनाए हुए हैं। साथ ही संयुक्त राष्ट्र की आपातकाल बैठक बुलाने के लिए भी उन्होंने आह्वान किया था और इसराइल की कार्रवाई की सऊदी अरब ने घोर निंदा की थी। ये एक दिन पहले की बात है। अब जबकि ये कल रात इतनी बड़ी कार्रवाई वहाँ पर हुई है, उसके बाद से एक जंग का सा माहौल फ़लस्तीन में बना हुआ है और हमास की तरफ से चूँकि बहुत मुँह तोड़ सख्त कार्रवाई की गई, बहुत मुँह तोड़ जवाब इसराइल की सेना को दिया गया और हमास के छोड़े हुए जो रॉकेट थे उन्होंने कई जगह इसराइल के अंदर पहुंच करके बहुत सारों को इंटरसेप्ट आयरन डोम ने किया, लेकिन कुछ उसमें से बच के निकले और जा करके उन्होंने टारगेट्स को हिट किया। ऐसे में जॉर्डन की तरफ से एक बहुत ही सख्त बयान इसराइल के ख़िलाफ़ आया है और ये रिपोर्ट हम आपको बताते हैं कि जोनी सैनिकों ने नमाजियों पर हमला करके अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। इसराइल क्षेत्र को तबाही की ओर ले जा रहा है, ये जॉर्डन का मानना है। जॉर्डन के विदेश मंत्री एयान असदफ़ी ने कहा कि उनका देश चिंता के साथ मस्जिद अल-अक़सा में होने वाले परिवर्तनों पर नज़र रखे हुए है और हिंसा केवल हिंसा में वृद्धि का कारण बनेगी। अल जज़ीरा के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि ज़ियोनी शासन अपनी कार्रवाइयों से क्षेत्र को तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने कहा कि जॉर्डन चिंता के साथ मस्जिद अल-अक़सा की घटनाओं पर नज़र रखे हुए है और ज़ियोनी शासन ने इस पवित्र स्थल में नमाजियों पर जो हमला किया है उसका कोई औचित्य नहीं है। एयान अफसदी ने कहा कि हिंसा केवल हिंसा का कारण बनेगी और जॉर्डन हिंसा को रोकने के लिए जो कर सकता है करेगा, परंतु केवल जॉर्डन का प्रयास काफ़ी नहीं है और इन हालात पर यानी अधिग्रहण की को समाप्त करने के लिए विश्व समुदाय को गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मस्जिद अल-अक़सा में जो घटनाएं हो रही हैं उसका कारण इस विवाद के राजनीतिक समाधान को न होना है। इसी प्रकार जॉर्डन के विदेश मंत्री ने कहा कि इसराइली सैनिकों ने मस्जिद अल-अक़सा में नमाजियों पर हमला करके अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। यूनानी सैनिकों ने बुधवार की सुबह को मस्जिद अल-अक़सा के प्रांगण यानी जो सहन है उसमें हमला करके नमाजियों को ऐसी स्थिति में मारा पीटा जब पवित्र स्थल के प्रबंधन की जिम्मेदारी जॉर्डन सरकार की है। जॉर्डन के विदेश मंत्री ने मस्जिद अल-अक़सा में वक्फ बोर्ड की ओर से जॉर्डन से संबंधित 70 रक्षकों की उपस्थिति की ओर संकेत किया और कहा कि ये खाली हाथों रक्षक उन सैनिकों का मुकाबले में कुछ नहीं कर सकते जो सशस्त्र हैं। इसी तरह से ईरान की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। हम बता चुके हैं कि सऊदी अरब ने एक दिन पहले ही बहुत सख्त बयान जारी किया था। ईरान ने भी जो इसराइल की तरफ से रात कार्रवाई की गई है उस पर बयान जारी किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दक्षिण लेबनान और गाजा पट्टी पर ज़ियोनी शासन के हमलों की तीव्र भर्त्सना की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने ज़ियोनी शासन के हमलों को रोकने के लिए विश्व समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों व संस्थाओं की ओर से प्रभावी प्रतिक्रिया दिखाए जाने की मांग की है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ियोनियों के युद्धक विमानों ने आज सुबह भी, आपको बता दें कि आज सुबह जुमे की सुबह को भी गाजा पट्टी पर बमबारी की और 10 जो टारगेट थे दक्षिण लेबनान की तरफ उन पर भी उन्होंने कार्रवाई की है। इस पर ईरानी जो विदेश मंत्रालय है उनके प्रवक्ता ने ज़ियोनियों द्वारा मस्जिद अल-अक़सा का अनादर जारी रखने और नमाजियों पर ज़ियोनी सैनिकों के हमलों को अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों व कानून का खुला उल्लंघन बताया। नासिर कनानी ने इससे पहले भी ज़ियोनियों द्वारा मस्जिद अल-अक़सा के अनादर की भर्त्सना की थी। इस बीच लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बहूबी ने भी शुक्रवार को ऐलान किया कि दक्षिणी लेबनान पर ज़ियोनी शासन के हमलों के बाद सुरक्षा परिषद में उसकी शिकायत की गई है। यहाँ पर ट्विटर पर बहुत सारे वीडियो हैं। हम कुछ वीडियो जो कॉपीराइट और कम्युनिटी वायलेशन का में नहीं आते हैं उनको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ नरगिस बानोआ उन्होंने लिखा है कि फजर की नमाज के दौरान इजरायली फोर्सेज ने नमाजियों को धक्के देकर बाहर निकाला और वो थोड़ा सा यहाँ पर गुस्से में लिखते हैं कि ये वीडियो
56 मुस्लिम देशों के मुंह पर तमाचा जो जुल्म देख कर भी अनदेखा करते हैं। इसी तरह से अलीशा खान है, उन्होंने लिखा है, ये 15 घंटे पहले का ट्वीट है, यानी कि पिछली रात का ट्वीट है। Israel terrorists have just launched a series of air strikes on multiple locations in Gaza, Palestine। साथ ही ये फ़लस्तीन ऑनलाइन है, तो उनका ट्वीट है, इसराइली ऑक्यूपेशन वारप्लेन्स रेन्यू देयर एयर स्ट्राइक्स ऑन सेंटर ऑफ गाजा स्ट्रिप। साथ ही यहाँ पर और बहुत सारे ट्वीट हैं। मोहम्मद शाह आलम है, उन्होंने भी लिखा है कि इसराइली टेररिस्ट आर स्टिल अटैकिंग ऑन गाजा। साथ ही यहाँ पर कुल मिलाकर के बहुत सारे लोगों ने अपनी अपने जो प्रतिक्रिया हैं, अपने व्यूज़ हैं, वो ट्विटर पर किए हैं, जाहिर किए हैं। तो हम जैसा कि बताया कि इसराइल का जो आतंकवादी प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, वो पूरी तरह से इस वक्त अपने अंदरूनी मामलों में फंसा हुआ है और ईरान और सऊदी अरब की जो दोस्ती है वो अमेरिका की आंखों में खटक रही है। इन तमाम चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए अरब के इलाके में एक नई जंग शुरू करने के लिए अमेरिका, यूके और इसराइल और इनके जो समर्थक देश हैं वो गुंजाइश तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह से ऐसा माहौल बन जाए कि अरब में कहीं कोई एक युद्ध शुरू हो जाए। ईरान इनके टारगेट पर है, लेकिन चूँकि ईरान एक बड़ा मुल्क है और एरिया के हिसाब से इराक से तकरीबन 3 गुना बड़ा है और इसराइल और ईरान के दरमियान तकरीबन 2400 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में इसराइल के जो मंसूबे हैं ईरान के ख़िलाफ़ आसानी से कामयाब नहीं हो सकते। वहीं चूँकि हम बता चुके हैं कि ईरान की जो ताकत है, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये तमाम मुल्क समझते हैं। वहीं सऊदी अरब के पास भी न्यूक्लियर पावर है, लेकिन अनडिक्लेयर्ड है। ईरान के पास चूँकि इस तरह की रिपोर्टें आ चुकी हैं कि वो किसी भी वक्त 12 घंटे के अंदर, 8 घंटे के अंदर भी एटम बम बना सकता है और ज़रूरत पड़ने पर 24 घंटे के अंदर न्यूक्लियर बम का ब्लास्ट कर सके वो परीक्षण कर सकता है। तो चूँकि इस तरह की रिपोर्ट पहले से भी आती रही है कि ईरान ने नॉर्थ कोरिया से और पाकिस्तान से ये सारी टेक्नोलॉजी बहुत पहले हासिल कर ली थी। वहीं रिपोर्ट्स इस तरह की भी हैं कि सऊदी अरब ने तैयारशुदा जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं वो पाकिस्तान से असेंबल किए हैं। तो अब इसमें जो भी सच्चाइयाँ हैं उसको अभी नहीं कह सकते, लेकिन बता दें कि इसराइल के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उसने अभी ट्विटर पे एक ट्वीट करके इकरार किया था कि इसराइल के पास यहूद बराक उनका नाम है, उसने एतराफ़ किया था, उसने बताया था कि इसराइल के पास न्यूक्लियर पावर मौजूद है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स मौजूद हैं। तो अगर कोई एस्केलेशन, कोई अगर जंग होती है तो ये जंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा खूनरेज़ होगी, बहुत ज़्यादा नुकसानात होंगे। और चूँकि फ़लस्तीन में एक लंबे वक्त से 70-75 सालों से जंग चली रही है, तो इसका नुकसान फ़लस्तीनी अवाम को हमेशा उठाना पड़ता है। वहाँ पर बेकसूर लोगों की जानें जाती हैं। इसराइल को पूरी दुनिया के जो भी मुल्क हैं, यूरोप के मुल्क हैं, अमेरिका है, वो सभी उसकी मदद करते हैं और उसको अपनी सरकारों की तरफ से पूरा एक बजट भी प्रोवाइड कराते हैं। तो हालात कुल मिलाकर के फ़लस्तीन के अच्छे नहीं है। इस वक्त वहाँ पर जंग का सा माहौल है और किसी भी वक्त ये जंग एक बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है। कुछ वीडियोज़ हैं इसके आखिर में, रिपोर्ट के आखिर में, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह का वहाँ पर हालात हैं। हमारी आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है कि हमारी रिपोर्ट्स में अगर कहीं कोई कमी आपको नज़र आए, कोई गलती नज़र आए, तो प्लीज़ आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम आइंदा आने वाली अपनी रिपोर्ट्स में उनमें सुधार कर सकें। शुक्रिया आपका। हम देखते रहिए तीसरी जंग न्यूज़।